गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं का पाठ रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो हम 9वां पाठ देखते हैं आज, रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इनका हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ है 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई है 1978। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति के पुरुष थे। इन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही जगदीश चंद्र माथुर जी प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन का कार्य भी किया है और आकाशवाणी में जो महासंचालक पद है वो भी इन्होंने विभूषित किया है। इन्होंने अपने समय के लेखक एवं कवियों के साथ मिलकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी कार्य किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं महिला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, कोणार्क, पहला राज, भोर का तारा इत्यादि। आइए हम इस पाठ का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रीढ़ की हड्डी इस एकांकिका के माध्यम से एकांकिकार जगदीश चंद्र माथुर जी ने नारी शिक्षा के महत्व को समझाते हुए बताया है कि हमारे समाज में नारी शिक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस एकांकिका के माध्यम से एकांकिकार ने नारी के प्रति लोगों की जो मानसिकता है उसमें सकारात्मक परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, यह बताने की कोशिश की है। अब सकारात्मक परिवर्तन यानी लोगों की मानसिकता ऐसी है नारी शिक्षा के बाबत कि हमारे समाज में केवल पुरुष ही शिक्षित होने चाहिए, नारी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, यानी नारी ने उच्च शिक्षा नहीं हासिल करनी चाहिए। केवल उसको पढ़ना लिखना आ जाए उसके लिए यही काफ़ी है। यानी घर संभालने के लिए लड़की हो या घर की स्त्री हो या नारी हो, उसको सिलाई कढ़ाई आ जाए, पेंटिंग आ जाए, वाद्य बजाना आ जाए, गाना गाना आ जाए और उसको घर संभालना आ जाए, यही काफ़ी है। उसको ज़्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी रही तो घर के लोगों का उतना ख्याल नहीं रख पाती है। तो ये आज के समाज की मानसिकता है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि लोगों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। यह एक एकांकी है, एकांकी यानी नाटक। तो इसमें जो पात्र है वो है उमा, सुशिक्षित युवती जिसकी शादी होने वाली है। रामस्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर युवक है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। जब पर्दा उठता है तो देखा जाता है कि रतन जो है रामस्वरूप का नौकर, वो एक तख्त लेकर आता है, यानी एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वो अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त तो पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप, अबे धीरे चल धीरे, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन, बिछा दे साहब, रामस्वरूप कहते हैं ज़रा तेज़ आवाज़ में। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब, और यह पसीना किस लिए बहाए? रतन तख्त बिछाता है। ही। रामस्वरूप कहते हैं दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी दक पर दरी बिछाते हैं। अब यहाँ पर जो पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी, तो आपको पता है हड्डी, रीढ़ यानी जो पीठ के बीच होती है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, तो वो है मेरुदंड या पीठ के बीच की हड्डी। यहाँ पर अधेड़ उम्र दिया है। अधेड़ उम्र का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जिसमें ना तो पूर्णतः बूढ़ा होता है और ना ही वो युवा रहता है, यानी वह उम्र जो बीच की होती है, तो वो अधेड़ उम्र। तख्त यानी
अम, एक तरह से लकड़ी का बना हुआ चौकी, खटिया के जैसी। तो वो थोड़ी बड़ी होती है चौकी, इसलिए। तो ये लकड़ी की बनी हुई चौकी। कमरे के अंदर आपने देखा कि एक नौकर और रामस्वरूप वो तख्त लेकर आते हैं। रामस्वरूप उसको आदेश देते हैं कि इधर मोड़ उस तख्त को, और फिर रतन जो है नौकर, वो कहता है कि साहब मैं यहाँ पर बिछा दूँ, इसको यहाँ पर रख दूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ रख दे, जब परमात्मा अकल बांट रहा था तो तू कहाँ था, और इसलिए वो उसको डांटते हैं। फिर पति पत्नी प्रेमा और रामस्वरूप उस तख्त पर चादर बिछाते हैं, और रामस्वरूप अपने नौकर को आदेश देते हैं कि कमरे में जो हारमोनियम है और सितार है वो भी उठा ला। हारमोनियम यानी पेटी, और सितार वाद्य है ये बजाने का। तो इस तरह से वो आदेश देते हैं रतन को, और रतन ये सब सामान लेकर आता है। प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है, क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा कहती है अपने पति से, रामस्वरूप से, कि तुम्हारी जो लड़की है उमा, वह मुंह फुलाए बैठी है, यानी वो रूठ कर बैठी हुई है। रामस्वरूप उसको पूछते हैं प्रेमा को कि क्यों, क्या हुआ? तो प्रेमा कहती है कि तुमने जो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना, लेकिन उसे सजना संवरना पसंद नहीं है, वो ऐसे ही आना चाहती है। तो रामस्वरूप अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देखो, उमा से कह दो कि ज़रा करीने से आए। करीने से यानी थोड़ा सज संवर कर आए, क्योंकि ये जो लड़के लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए, लड़के वाले आ रहे हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके पिता जो है, लड़के के पिता वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, यानी उनका लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना है। लेकिन वो चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का, रामस्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सेवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूँ, मजबूरी है। रामस्वरूप अपनी पत्नी को समझाते हैं कि बाप तो वकील है, लेकिन उसका लड़का जो है वो भी अपने बाप से बढ़कर है, यानी बाप ने वकीली पास की है तो लड़के ने बीएससी किया हुआ है, और वो लखनऊ में ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। लेकिन कहता है कि शादी एक बात है और पढ़ाई दूसरी बात है। वो हालांकि शादी नहीं करना चाहता, लेकिन पिता के मजबूरी, पिता के फोर्स करने पर वो शादी के लिए तैयार होता है। रतन जो है घर का नौकर, वो कहता है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वो आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। आइए आइए, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप, हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं, वीकेंड में चला आया था। रतन जो है घर का नौकर, वो रामस्वरूप को आवाज़ देता है और कहता है कि बाबूजी वो लोग आ गए हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करता है, घर आए हुए मेहमान को, और प्रश्न पूछते हैं कि आपको मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद जो है उनके घर आए हुए मेहमान, वो कहते हैं कि नहीं, तांगे वाले को पता था आपके घर का रास्ता, तो उसने सही सलामत यहाँ पर छोड़ दिया, रास्ता मिल गया। रामस्वरूप लड़के की तरफ देखकर कहते हैं, जिसका नाम शंकर है, कि शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टी लेकर आप आए हैं? तो शंकर कहता है कि कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, कॉलेज में छुट्टियां तो नहीं है, लेकिन वीकेंड में चला है, यानी सैटरडे संडे जो 2 दिन की छुट्टी रहती है, उस दिन को मैं चला आया हूँ, सैटरडे को चला आया हूँ, यानी संडे की छुट्टी मुझे मिल जाती है। रामस्वरूप कहते हैं, तो आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा? शंकर कहता है, जी यही कोई 1-2 साल। रामस्वरूप, 1-2 साल? हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप शंकर को पूछते हैं कि आपके कॉलेज का कोर्स ख़त्म हुआ है क्या?
तो शंकर जो है लड़का वो कहता है कि जी नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, साल या 2 साल बचे हैं। रामस्वरूप को प्रश्न पड़ता है कि साल या 2 साल कैसे? तो वो कहता है कि मैं 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन यानी अगर मेरे कुछ सब्जेक्ट बैक रह गए तो उसको निकालने के लिए 1 साल का मैं अवधि लेता हूँ। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं कि अब हम ये बातचीत छोड़कर बिजनेस की बातचीत की जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? फिर समझकर, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्यों तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के कहते हैं कि हम बिज़नेस की बात करें, तो वो थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो लड़की को देखने के लिए उनको बुलाया था। लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि शादी ब्याह को ये लोग बिज़नेस समझते हैं। बिज़नेस इसलिए कि किसकी शादी में किस लड़की वाली की तरफ से ज़्यादा दहेज दिया गया है, यानी फ़ायदा हुआ है, तो इसीलिए गोपाल प्रसाद शादी ब्याह को बिज़नेस मानते हैं। लेकिन रामस्वरूप उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे या बात करेंगे। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि यह सब तकल्लुफ़ किस लिए चाहिए, यानी यह सब तकल्लुफ़ किस लिए? तकल्लुफ़ यानी फॉर्मेलिटीज़, शिष्टाचार जिसको हम बोलते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाए यानी आप मेरे यहाँ पधारे, आप मेरे यहाँ आए। गोपाल प्रसाद कहते हैं अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं है। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। तुम झुककर मत बैठा करो, सीधे बैठा करो, क्योंकि तुम लड़के वाले हो और लड़के वाले ने कैसे रहने चाहिए? ऐट में रहना चाहिए। तो इसीलिए गोपाल प्रसाद अपने लड़के को डांटते हैं कि तुम झुककर मत बैठो, ब्याह करने आए हो, लड़की देखने आए हो, इसलिए सीधे कमर करके बैठो। गोपाल प्रसाद नाश्ता करने के बाद रामस्वरूप को कहते हैं, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी डालिएगा। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद ने चाय नाश्ते का प्रबंध किया और रामस्वरूप ने फिर उनको चाय दी। चाय देते समय उन्होंने पूछा कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं, मुझे आधा दूध और आधी चाय पसंद है और उसमें चीनी भी ज़्यादा डालिएगा, यानी मुझे मीठी चाय पसंद है। तो शंकर कहता है कि सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, यानी जो लोग ज़्यादा चीनी लेते हैं या जो मीठा खाते हैं, यानी जो लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं, ऐसे पैसे वाले से सरकार अब टैक्स वसूलना चाहती है। ये उसका उद्देश्य है कहने का। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह एक ऐसा टैक्स है कि जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। गोपाल प्रसाद जो है लड़के वाले देखने के लिए आए हैं, तो वो कहते हैं कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम तो टैक्स भरने के लिए तैयार है। अगर सरकार को ज़्यादा टैक्स चाहिए तो वो एक चीज़ पर टैक्स लगा सकता है और वो है खूबसूरती, यानी जो लोग खूबसूरत हैं उन पर टैक्स लगाना पड़ेगा और खूबसूरत लोग टैक्स देने के लिए ना नुकर नहीं करेंगे, क्योंकि खूबसूरती सुंदरता सबको पसंद होती है। तो इस बात पर रामस्वरूप और शंकर दोनों ही हंस पड़ते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं।
रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब यानी उसकी ओर देखकर, शंकर की तरफ मुखातिब होकर वो कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा होना कितना आवश्यक है। गोपाल प्रसाद कहते हैं बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है और जायजा तो मिल ही गया होगा। यानी शंकर कहता है कि किस बारे में आप मुझे ख्याल पूछ रहे हैं। तब रामस्वरूप कहते हैं कि शादी तय करने में, शादी करने के लिए खूबसूरती का होना कितना ज़रूरी है, यानी लड़की का खूबसूरत होना कितना ज़रूरी है। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं उन दोनों की बात को बीच में ही काट कर कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ही ज़रूरी है और जायचा, जायचा यानी कुंडली जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी मिलना बहुत ही आवश्यक है। रामस्वरूप कहते हैं, जी जायचे का मिलान क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ठाकुर जी यानी कृष्ण भगवान। तो रामस्वरूप कहते हैं कि कुंडली का मिलना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मैंने लड़की की कुंडली भगवान कृष्ण के चरणों में रख दी है और भगवान की इच्छा है कि दोनों की शादी होनी चाहिए, इसलिए दोनों की कुंडली अपने आप मिल जाएगी। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप, हाँ हाँ, अरे ज़रा पान भिजवा देना। रामस्वरूप ने गोपाल प्रसाद और शंकर को बातचीत में बताया कि जन्मपत्री जो है, कुंडली जो है वो मिल जाएगी, और फिर वो अपनी पत्नी को इशारा करते हैं कि लड़की को भेजे, अरे ज़रा पान भिजवा देना। यह कहकर गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा, क्योंकि उन्होंने लड़की को आते समय चश्मा पहनते हुए यानी चश्मा पहने हुए देखा है। रामस्वरूप ज़रा सकपकाकर, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं? यानी जब उमा उन लोगों के लिए पान लेकर आई तो उसका चेहरा ऊपर उठ गया और उसके चेहरे पर जो चश्मा था वो बाप बेटे को दिख गया। बाप बेटे यानी कौन? गोपाल प्रसाद और शंकर, और दोनों एक साथ चिल्ला पड़े कि चश्मा। तो रामस्वरूप कहते हैं कि जी नहीं, पिछले महीने उसकी आंखें दुखने लग गई थी, इसलिए उसको चश्मा पहनाने के लिए डॉक्टर ने कहा है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि ये चश्मा जो पहना है वो पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं, यानी ज़्यादा पढ़ाई के कारण आंखें कमज़ोर होती हैं, तो इसलिए तो आपकी लड़की ने ये चश्मा नहीं पहना है। रामस्वरूप कहते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं, यहाँ बैठ जाओ माँ, उस तख्त पर अपने वाजे गाजे के साथ। बाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे त गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। यानी गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के इस उत्तर से संतुष्ट होते हैं कि उमा को जो चश्मा लगा था वो उसकी आंखें दुखने की वजह से लगा था। तो वो संतुष्ट होकर उमा को बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इसकी चाल में तो कुछ खराबी नहीं है। यानी उमा जब चलकर आई तो उन्होंने पैरों की तरफ देखा कि पैर में कोई खराबी तो नहीं है, लंगड़ा कर तो नहीं चलती, और फिर उमा को बता दिया कि उसके पैरों में कुछ खराबी नहीं है, चेहरा भी ठीक ठाक है। क्या तुम गाना बजाना जानती हो? यानी इस गाने बजाने के उद्देश्य में उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि लड़की ठीक ठाक से बोल पाती है या नहीं, कहीं अड़खड़ा कर तो नहीं बात करती। उमा ने मीरा का मशहूर भजन उनके लिए गाया, और इस तरह से रामस्वरूप अपनी लड़की को गाना गाते हुए जब वो रुकती है तो
पूछ बैठते हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, वह तो मैंने आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, हाँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। रामस्वरूप अपनी बेटी को गाने के लिए बोलते हैं। बेटी ने गाना गाया है, और जब उसकी नज़र शंकर की नज़र से मिल गई तो अचानक वह चुप हो गई। गोपाल प्रसाद ने उसकी तारीफ़ की और कहा कि लड़की अच्छा गाना गा लेती है। साथ ही यह भी पूछा कि क्या तुम पेंटिंग वेंटिंग करती हो? तो रामस्वरूप कहते हैं कि जी हाँ, ये पेंटिंग भी अच्छी तरह से कर लेती है। ये जो दीवार पर कुत्ते की पेंटिंग बनी है, ये इसी ने बनाई है। घर का सिलाई का काम भी करती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी यही सिलती है। यानी ये अतिशयोक्ति हो गई। हालांकि कमीज़ें कहाँ से सिलती है? टेलर के यहाँ से। लेकिन वो हंसते हैं और बताते हैं कि घर के सारे सिलाई के काम इसी के जिम्मे रहते हैं। उमा चुप है। रामस्वरूप इशारे के लिए खाकते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं, क्योंकि रामस्वरूप उमा को बोलने का कोई मौका नहीं देते। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुँह खोलने दीजिए, इसे भी तो मुँह खोलना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में बोलती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। अब यहाँ पर उमा जो है वो एक तरह से चुपचाप बैठी हुई है। सभी उसको, यानी रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद और शंकर निहार रहे, तो वो थोड़ी सी शर्मा सी गई है, झेप सी गई है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि मुझे इसके मुंह से कुछ सुनना है। तो रामस्वरूप कहते हैं, उमा तुम जवाब दो। तो उमा कहती है कि मैं क्या जवाब दूँ? जब कुर्सी मेज़ बिकती है, यानी निर्जीव चीज़ जब बिकती है, तो वो दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, वो सिर्फ खरीदार को दिखाता है, और अगर खरीदार को वो चीज़ पसंद आ गई तो वो खरीद लेता है। तो उसी प्रकार मैं निर्जीव चीज़ हूँ, यानी मुझ में जान नहीं है। इस तरह से खिलौने जैसी मैं हूँ, और आपने मुझे यानी बेचने के लिए रखा है। अगर इन लोगों को मैं पसंद आ गई तो ये लोग मुझे खरीद लेंगे, वरना नहीं। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा कहती है तेज़ आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी इज्जती नहीं होती, बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। यानी जब उमा ने ऐसा कह दिया तो रामस्वरूप को बुरा लगा और उन्होंने उमा को डांटा। लेकिन उमा जो है वो कहती है कि अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये सब दोनों की बातचीत सुनकर गोपाल प्रसाद को बहुत गुस्सा आता है, और वो रामस्वरूप को कहते हैं कि आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है क्या? तो उमा उनसे कहती है कि आपकी इज्जत इज्जत है और हमारी इज्जत इज्जत नहीं है। आप जो हमारी बेइज्जती किए जा रहे हो, इतने देर से नापतोल किए जा रहे हो, उसका क्या? शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है। लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद ने उमा से पूछा कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो?
तब उमा ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बीए पास हूँ और शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा लेना यह कोई चोरी नहीं है, ना ही कोई पाप है। लेकिन आपके लड़के को पूछिए, आपका लड़का तो शिक्षा लेने को छोड़कर, यानी आपका लड़का तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक करता था, कायरता दिखाता था, लड़कियों को छुपकर देखता था। लेकिन क्या आपको इसकी इज्जत की पड़ी है? मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है, इसलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। आप अपने लड़के को पूछिए कि ये किस तरह से कायरता करता था, और एक बार तो ये पकड़ा भी गया था। जब ये पकड़ा गया तो हॉस्टल की नौकरानी जो है, यानी चपरासी जो है, उसके पैरों में पड़कर इसने माफ़ी मांगी और मुंह छुपाकर भाग गया। रामस्वरूप उमा को डांटते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद जो है खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उसके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। गोपाल प्रसाद बहुत गुस्सा होते हैं और वो बाबू रामस्वरूप को डांटते हैं। वो कहते हैं कि आपने मेरे साथ दगा किया। दगा किया यानी आपने मुझे धोखा दिया, क्योंकि आपने कहा था कि आपकी लड़की केवल मैट्रिक तक ही पढ़ी है, लेकिन लड़की कहाँ तक पढ़ी है? बीए पढ़ी है। वो जाने के लिए निकलते हैं। तब उमा उनको कहती है कि जाइए, ज़रूर जाइए, और घर जाकर ज़रा पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी आपका बेटा जो है खड़े रहने के लायक भी है या नहीं, यानी अपने पैरों पर खड़े रहने के लायक भी है या नहीं, यानी इसने अभी तक कुछ पढ़ाई लिखाई की नहीं, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता है, यानी इसको बैकबोन नहीं है। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी नहीं है। इसके विपरीत उमा जो है वो एक बहुत ही अच्छी सुशिक्षित लड़की है, उसमें स्वाभिमान है और समाज की जो बुराइयां हैं उसका विरोध करने की ताकत भी उसमें है। तो इस एकांकिका के माध्यम से हमने यही सीखा है, इस एकांकिका में यही बताया गया है कि लोगों की जो मानसिकता है वह नकारात्मक है, लड़की को देखने का उनका नज़रिया जो है वो नकारात्मक है। इस मानसिकता को सकारात्मकता में परिवर्तित होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हमने ये पाठ देखा है, इसके प्रश्नों के उत्तर हम कल देखते हैं।